नमस्ते बच्चों, मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th के इस वीडियो लेक्चर जिसका नाम है पावर शेयरिंग चैप्टर 1। देखिए साथियों, यदि आप एमपी बोर्ड सीबीएसई या आईसीएसई क्लास 10th में, तो ये आपके लिए ये वीडियो लेक्चर काफी फायदेमंद होने वाला है। ये पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का टॉपिक है। टोटल 5 चैप्टर है, उसमें आज हम चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं और एक एक दिन बाद हम धीरे धीरे पांचों टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और टोटल सोशल साइंस के जो 22 चैप्टर्स हैं, उन 22 चैप्टर्स के ऊपर पर्टिकुलर 22 वीडियोस बनाएंगे। अगर आप क्लास 10th एमपी बोर्ड में है, एग्जाम नजदीक है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसे पूरा गौर से देखिए और प्रॉपर इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है, ओवरव्यू समझना पड़ेगा क्या हुआ मामला। दरअसल देखिए, इस चैप्टर में क्या हमें जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हमें चैप्टर का ओवरव्यू देखना पड़ता है। तो चैप्टर में हमें एक्सप्लोर्स हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ग्रुप्स की गवर्नमेंट जो मतलब जो देश का संविधान है भाई, जो गवर्नमेंट है वो कैसे पावर को अलग अलग ढंग से अलग अलग ग्रुप में बांट देती है, तो उसके बारे में हमें देखना है कैसे। जैसे इसमें स्टोरी जो है वो दो देशों से शुरू होती है। कौन कौन से है भाई वो दो देश है। पहला है बेल्जियम, दूसरा है श्रीलंका। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में हम इसमें कहानी पढ़ेंगे। अच्छा, बेल्जियम क्या है और श्रीलंका क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। देखिए, बेल्जियम जो है, ये जो कंट्री है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। बेल्जियम जो कंट्री है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है और श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी। श्रीलंका जो है ये एशिया में और ये इंडिया का नेबर भी है। तो ये दो कंट्री है, इन दो कंट्री में अलग अलग हमें स्थिति देखने को मिलती है। अब इसके बारे में हम आगे जानकारी देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें इस टॉपिक में क्या होगा। इट कंक्लूड्स विद द इंपॉर्टेंस एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज में देखते हैं। देखिए, ये है मैप ऑफ द बेल्जियम। बेल्जियम का मैप है, इससे हम समझते हैं कि बेल्जियम जो कंट्री है इसके चारों ओर कौन कौन सी कंट्री। तो पहली जर्मनी है, दूसरी लग्जमबर्ग है, फ्रांस। तो बेल्जियम जो कंट्री है और इधर साइड में हमें देखने को मिलता है नीदरलैंड्स। ये जो चार कंट्री घिरी हुई है, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस। तो प्रश्न अगर आता है आपके एग्जाम में, क्या प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, अगर प्रश्न आता है कि बेल्जियम कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है, इसके सराउंडिंग कंट्री कौन कौन से हैं, तो नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है और फ्रांस है। आगे हम बात करते हैं केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 यानी कि हमारे टॉपिक में दो केस स्टडी है, बेल्जियम की और श्रीलंका की। तो बेल्जियम की जो केस स्टडी उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि बेल्जियम कहाँ पे। तो बेल्जियम हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, एक देश है। और जो है इसकी लोकेशन स्मॉल यूरोपियन कंट्री बॉर्डरिंग फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। ये चार देशों से घिरा हुआ है कंट्री है, एक देश है। और चार देशों से कौन कौन से, जर्मनी, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और फ्रांस से घिरा हुआ है। आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन क्या है इसकी, अबाउट 1 करोड़। लेकिन साथियों ये पुराना डेटा है, ओल्ड डेटा है, प्रीवियस डेटा है। वर्तमान में आप इसका जो ये करेंट डेटा आप देख सकते हैं, नोट करके मैंने लिखा हुआ है। जो एस्टिमेटेड करेंट पॉपुलेशन है अभी बेल्जियम की 2025 के अकॉर्डिंग, वो है 11.8 मिलियन, यानी कि यहाँ 1 करोड़ दी गई है, ये 1 करोड़ 18 लाख। ये मतलब 18 लाख के लगभग पॉपुलेशन बढ़ रही है ये पॉपुलेशन दुनिया की, आपको पता ही तो है। इसमें हम देखेंगे एथनिक कंपोजिशन, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार भी क्वेश्चंस आए थे।
आपको समझना है। एथनिक कंपोजिशन क्या है? एथनिक कंपोजिशन में यहाँ पे डच स्पीकिंग कौन से हैं, कितने हैं? आप देख सकते हैं डच स्पीकिंग जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच स्पीकिंग जो है 59% है। उसके बाद में फ्रेंच स्पीकिंग जो है वालोनिया रीजन, वहां का एक क्षेत्र है वालोनिया रीजन, वहां पे 40% जो है फ्रेंच स्पीकिंग। इस कहानी को जो है समझना हमें गहराई से, ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं कि नींद में उठ करके आ गए और नींद में उठ करके बोले चाय का है, चाय नहीं मिली तो लड़ाई करने लगे, कब फोड़ रहा है एक दूसरे के माथे पे। तो ये हमें समझने की जरूरत है, चाय पानी के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हैं पावर के लिए। 40% फ्रेंच स्पीकिंग वालोनिया रीजन में रहते हैं, 59% डच स्पीकिंग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। वहां के दो अलग अलग क्षेत्र हैं। आगे हमें समझना है जो आगे हम देखते हैं 1% जो जर्मन स्पीकिंग है, जो कि ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की कैपिटल। तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल में हम देखते हैं 1% है। कौन से है? ये जर्मनी लैंग्वेज बोलते, सॉरी जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन स्पीकिंग है। आगे हम बात करते हैं 80%, 80% जो है, अब ध्यान रखना जो जर्मन स्पीकिंग लोग है इनमें से भी जो है 80% जो है फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। जरा मामले को समझते क्या बात है, देखिए एथनिक कंपोजिशन हमने देखा 59 डच स्पीकिंग है फ्लेमिश रीजन में और 40% फ्रेंच स्पीकिंग। ज्यादा संख्या है डच स्पीकिंग की, ये नेशनल लेवल पे है, ठीक है। लेकिन कैपिटल में जो है ज्यादा संख्या वो किसकी है? फ्रेंच स्पीकिंग की, यानी कि जिसकी फ्रेंच स्पीकिंग की जो पॉपुलेशन यानी कि नेशनल लेवल पे कम है, वो राजधानी लेवल पे बहुत ज्यादा है। तो अंतर क्या हो गया कि एक वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और एक यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन कम है। यानी कि जो पॉपुलेशन नेशनल लेवल पे यानी कि जो ज्यादा है डच स्पीकिंग, वही कैपिटल लेवल पे मात्र 20% है। लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया तो इसका सॉल्यूशन भी पहले चाहिए। पहले तो लफड़ा करते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन लेते हैं। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट है फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी जो है। फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी कहां पे है भाई? हमने देखा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है वो यहां पे भी है और यहां पे नहीं है। यहां पे है 40% यानी कि नेशनल लेवल पे, और यहां पे 80%, लेकिन ये माइनॉरिटी नहीं मेजोरिटी। तो नेशनल लेवल पे जो माइनॉरिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो माइनॉरिटी है ओके, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट, ये बहुत मजबूत थी, बहुत पैसा था इनके पास, रिसोर्सेस थे, और ये पॉलिटिकली भी अपनी जगह बना करके बैठे हुए थे। ओके, डच स्पीकिंग मेजोरिटी फेल्ड। अब ये डच स्पीकिंग जो मेजोरिटी है इन्होंने फील करा ओके नेग्लेक्टेड इन एजुकेशन इन जॉब सेक्टर्स, इन्हें जॉब सेक्टर्स में एजुकेशन में इनको भाई जगह नहीं मिल रही है, और इसकी वजह से टेंशंस पैदा हो गए, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, लड़ाई होने लगी। अब लड़ाई होने लगी ये कहां पे? स्पेशली ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स की स्थिति बड़ी नाजुक है। क्या है वहां पे? 20% जो है वो डच स्पीकिंग है और 80% है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। तो भाई मामला गड़बड़ हो गया। वहां पे 59% है वो कोई और है, और जो 40% है वो कोई और है, तो मामला गड़बड़ हो रहा है। अब बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर्स क्या है? तो पावर शेयरिंग कैसे होती है? पावर शेयरिंग करते हैं टू अवॉइड डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। बेल्जियम एडोप्टेड अ यूनिक पावर शेयरिंग। बेल्जियम एक अलग ही प्रकार की पावर शेयरिंग को एडॉप्ट करता है, और इसमें क्या करता है बेल्जियम? अरेंजमेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 एंड 1993 से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, और एक मॉडल जो है ये लोग एडॉप्ट करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें भी सॉल्यूशन निकालते हैं कि भाई इक्वली रिप्रेजेंटेशन करें। हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करें? इक्वली सभी को प्रतिनिधित्व मिल जाए, सभी को बराबर की जो है पावर मिल जाए, सभी को बराबर जॉब वगैरह मिल जाए। और डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग, डच और फ्रेंच दो हम देखते हैं कंसेप्ट है ओके स्पीकिंग ओके मिनिस्टर्स, नो कम्युनिटी कैन मेक यूनिलेटरल डिसीजन। और ये बताया गया कि भाई ना तो डच ना ही जर्मन कोई भी जो है यूनिलेटरल एकमात्र व्यक्ति डिसीजन नहीं बना सकते। एक कम्युनिटी फ्रेंच बोलने वाले डिसीजन नहीं बना सकते, या फिर डच बोलने वाले डिसीजन नहीं बना सकते, दोनों मिलकर डिसीजन बनाएंगे। तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव अपनाया कि भाई तुम भी कानून बनाओ हमारे साथ बैठकर, हम तुम्हारे साथ बैठ के कानून बनाते, आओ चाय पीते हैं और कानून बनाते हैं। आगे बात करते हैं मेनी सेंट्रल पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए स्टेट को पावर देने का मतलब ये हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट कम होगी, नहीं तो स्टेट को पावर नहीं दी तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, स्टेट तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे।
राज्य तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे और तुम्हारे को प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई, विच आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। और स्टेट को यह भी बोला कि भाई हम तुम्हें पावर तो दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे कंट्रोल में रह करके काम करो, कि हम तुम्हें चाय पिला रहे हैं और चाय पिला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब भी धो करके जाओगे। कब धोने की बात नहीं हो रही, वो कह रहे हैं कि भाई पावर दे रहे हैं और तुम पावर को साथ साथ जो है यूज करो, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके। आगे बात कर रहे हैं सेपरेट गवर्नमेंट्स फॉर ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट हो गई, वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया बोथ लेवल पे, क्योंकि वहां पे हमने देखा कि 20% कोई और है, 80% कोई और है, तो वहां पे भी मामला गड़बड़ था। तो हमने वहां पे भी कम्युनिटीज में पावर को जो है इक्वली डिवाइड कर दिया कि भाई मामला जो है दिक्कत ना दे। आगे हम बात करते हैं वापिस बेल्जियम में क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि यहाँ की जो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट में देखिए अगर आप इसके नोट्स बना लेते तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, तो इसके नोट्स जरूर बना लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ आराम से आप वीडियो को पॉज करिए, यहाँ से बीच में से पॉज हो जाएगा वीडियो, उसको पॉज करिए, उसके बाद में लिख लीजिए, छोटे छोटे नोट्स से याद हो जाएंगे अच्छे से। कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप। पर्टिकुलर देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है समुदाय वाली जो गवर्नमेंट है, हमें समझना है कि जो बेल्जियम है उसमें 3 प्रमुख कम्युनिटी के मतलब लोग हैं, 3 लैंग्वेज बोलने वाले, एक है डच, एक है फ्रेंच और एक है जर्मन। तीनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है किसकी वजह से, कॉफी की वजह से नहीं, लड़ाई हो रही है पावर की वजह से। इट हैज ओके पावर्स ओवर कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। अब जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर है कल्चर के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, इसको एजुकेशन के ऊपर पावर है एंड इसको पावर है लैंग्वेज के ऊपर। यानी कि इनसे रिलेटेड कानून बनाने का काम जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट को मिल गया। आगे बात करते हैं। द सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स बट सक्सेसफुल। यहाँ का सिस्टम ध्यान रखना, श्रीलंका का सिस्टम जो है गड़बड़ मामला साबित हो गया, अभी तक गड़बड़ चल रहा था और चल रहा अभी भी कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ बेल्जियम का मामला इन्होंने, ये पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, इन्होंने सुलझा लिया। तो ये सिस्टम था जटिल, थोड़ा मामला गड़बड़ था कि भाई यहाँ पे 20% हम सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं, वहां पे मामला अलग है, और कैपिटल लेवल पे बात कर रहे हैं वहां पे 20% 80% डेटा हमने बांटा, लेकिन हमने नेशनल लेवल पे बेल्जियम में जो डाटा बांटा वो 59 और 40% है, वहां पे गड़बड़ हो रहा है। अब इसको हमने, ये कॉम्प्लेक्स था लेकिन फिर भी सक्सेसफुल रहा। आगे हम बात करते हैं। इसने रोक दिया, क्या रोक दिया, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वार को रोक दिया। सिविल वार भाई होता है तो क्या होता है, नागरिक जो होते हैं आपस में रिसोर्सेस को लेकर के लड़ लेते हैं। जैसे घर में चाय को लेकर के, टोस्ट को लेकर के तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाती है कि मेरा बिस्किट तू खा गई, मेरा बिस्किट तू खा गया, भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रोकने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रोक मतलब इन लोगों ने जो है कॉन्फ्लिक्ट रोक दिया, केप्ट बेल्जियम यूनाइटेड, और बेल्जियम को एक कर दिया। श्रीलंका में मामला गड़बड़ हो गया, लिट्टे ग्रुप बन गया, उन्होंने अलग स्टेट डिमांड कर, हम देखते हैं सिनाला स्पीकिंग है, तमिल स्पीकर्स, उसमें भी आगे इसमें बात करते हैं, सब्र रखो थोड़ा। ब्रुसेल्स लेटर बिकेम द हेडक्वार्टर्स। ये क्वेश्चन 1 वर्ड 1 नंबर का आता है, जो हमारे एमसीक्यूज वगैरह आता है उसमें आया भी था, एक एग्जामिनेशन में, आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया था भाई। हेडक्वार्टर्स बनाया गया था किसका, यूरोपियन यूनियन, ईयू एक ग्रुप है, इस ईयू में, यूरोपियन यूनियन में जो है ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर हमने बनाया, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। तो ये जो कहानी है हमने देखी। अब आगे बात करते हैं तुम्हारे पड़ोसी की। कौन है तुम्हारा पड़ोसी, श्रीलंका, ये देख सकते हो तुम। तो तुम्हारा जो पड़ोसी है, मतलब हमारा इंडिया का पड़ोसी, ये इंडिया है, और यहाँ से ये हम देख सकते हैं समुद्र में जो एक छोटा सा टापू है, आइलैंड है, इस आइलैंड में एक कंट्री है, उसका नाम है श्रीलंका। सर रावण कहाँ गया, तो रावण गए घर, कहाँ पे, यम लोग गए, रावण, रावण नहीं वो लंका में थे भाई, ये श्रीलंका है। चलिए केस स्टडी टू श्रीलंका के बारे में समझते हैं। श्रीलंका की लोकेशन क्या है, श्रीलंका की लोकेशन है, आइलैंड नेशन है, साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में, इंडिया के साउथ में मतलब जो इंडिया है उसके साउथ में हमें क्या मिलेगा, उसके साउथ में हमें मिलेगा श्रीलंका। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़, कितनी करोड़, 2 करोड़। लेकिन आपको ध्यान रखना है वर्तमान इसका जो डेटा है पॉपुलेशन का हमने तुम्हारे लिए निकाला है, खास तौर पे ये देखना है 23.23 मिलियन, 2 करोड़ 32 लाख इसकी पॉपुलेशन वर्तमान में हो गई। तो डाटा अपडेट कर लेना भैया,
चाय पीने के बाद में क्या कप नहीं धोते हो तुम? होते हैं ना, तो ऐसा भी करना। एथनिक कंपोजिशन क्या है, बड़ा यहाँ पे ज्यादा मामला कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे सिविल वार हो जाता है। क्यों हो जाता है आगे कहानी समझते। 74%, 74% सिन्हाला स्पीकिंग। सिन्हाला कौन है? एक लैंग्वेज का नाम है। सिन्हाला स्पीकिंग मोस्टली बुद्धिस्ट, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, 74%। आगे बात करते हैं 18% तमिल स्पीकिंग। देखिए 18% कौन है? तमिल स्पीकिंग है, तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। वहां पे तमिल स्पीकर जो प्लांटेशन, इतिहास हम जब देखेंगे तो वहां के लोग जो है प्लांटेशन वर्क करने के लिए वहां चले गए थे और वहां पे रहने लग गए थे। तो वहां पे रहने लग गए थे तो उनके बच्चे हुए तो वो तमिल बोलने लग गए। अब हम क्या कर सकते हैं, हुए तो हुए। तो 80% तमिल स्पीकिंग मोस्टली हिंदूज एंड मुस्लिम, इसमें अधिकतर हिंदूज और मुस्लिम से भारत के ही लोग वहां पे खास तौर पे गए थे। तमिल से डिवाइड, अब तमिल जो है ये 18% जो भैया तमिल है ना, ये दो भागों में डिवाइड है। एक श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल है, श्रीलंकन तमिल्स के नाम से जो 13% है, और 5% कौन है? नेटिव्स ऑफ द आइलैंड, जो आइलैंड के ही नेटिव वहीं पे रह रहे थे बहुत पहले से। ओरिजिनली का मतलब है जब से वो कंट्री वगैरह जो अस्तित्व में आई होगी तब से वहीं पे रह रहे थे। और 13% है श्रीलंकन तमिल्स। आगे हम बात करते हैं, सॉरी ये वही लोग है श्रीलंकन जो है नेटिव्स, वहां के जो 13% है वहीं के ही लोग हैं नेटिव्स। और 5% डिसेंडेंट ऑफ द प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से गए थे उनके डिसेंडेंट, उनके आने वाले लोग। मतलब जो भाई तुम्हारे जो पूर्वज वहां पे गए थे, तुम्हारे पूर्वज वहां पे गए थे तो उन पूर्वजों ने शादी वगैरह भी करी होगी, बच्चे भी पैदा हुए होंगे, तो बच्चे जो वहां पे रह रहे हैं ना, ये उनकी करामत है 5%। आगे बात करते तो इंडियन तमिल्स 5%, उसका तमिल से डिवाइडेड श्रीलंका 13%। ये ध्यान रखना 18% जो तमिल स्पीकिंग है वो दो भागों में डिवाइडेड है। 13% जो वहां के नेटिव से श्रीलंकन तमिल से, 5% वहां के डिसेंडेंट्स है। उसके बाद में 74%, 74% बुद्धिस्ट स्पीकिंग। ये कहानी है, इन्हीं के बीच में लड़ाई होती है। तो आगे चलते हैं, लड़ाई इनकी देखते हैं। जैसे जेसीबी का गेम चल रहा था ना, जेसीबी गड्ढा खोद रही होती है तो तुम लोग चले जाते हो जेसीबी को खेल देखने के लिए। केस स्टडी श्रीलंका के बारे में हम देखते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? मेजोरिटेरियनिज्म होता है, मेजोरिटी मतलब होता है संख्या में ज्यादा, नंबर्स में बहुत ज्यादा, उसका रूल होना। क्या मतलब कि भाई संख्या में जो ज्यादा होगा वो रूल करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो कमजोर है जिसके हाथ ही नहीं है तो लाठी उठाएगा कैसे? उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। तो लाठी उसकी भैंस वाला गेम नहीं चलेगा। लेकिन हमें समझना मेजोरिटेरियनिज्म क्या है। श्रीलंका में हमने देखा इंडिपेंडेंस, भारत को 47 में मिलती है, श्रीलंका को 48 में मिलती है। ये भी ब्रिटेन का ही गुलाम था। सिन्हाला लीडर्स एस्टेब्लिश्ड सिन्हाला सुप्रीमेसी। सिन्हाला 74% है भैया, समझना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो बोल रहे 74% है, तो वो वही बोल रहे पुष्पराज जैसा झुकेगा नहीं साला। तो 74% जो है वो है तो राज कर रहे, वो सुप्रीमेसी, अब उनकी ज्यादा पावर में, मतलब उनकी ज्यादा पावर वहां पे है सत्ता में। थ्रू द मेजोरिटेरियन पॉलिसी, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि हम ज्यादा है तो पावर तुम हमें ज्यादा दो। ठीक है भाई, ज्यादा पावर दे दी तुमने, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वार करवा दिया यहाँ पे। 1956 में एक एक्ट पास करते हैं ये कि भाई कुछ सॉल्यूशन हो, लेकिन उस एक्ट में सॉल्यूशन नहीं होता। हमने देखा केस स्टडी 1 बेल्जियम में सॉल्यूशन हो गया मामला, हमने जो गड़बड़ था उस मामले को गड़बड़ से हमने सुधार दिया और मामला वहां पे जो है सिविल कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वार जैसा नहीं आया। तो यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे ये समझे नहीं, इसलिए यहाँ पे ये सिविल वार वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सिन्हाला बिकेम दी ओनली लैंग्वेज। अब ध्यान रखना, सिन्हाला लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज है? बुद्धिस्ट लोगों की लैंग्वेज है। ये ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। भारत में तुम भैया इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दोगे तो हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे, हिंदी को बना दोगे इंग्लिश वाले हो जाएंगे। अब तमिल को बना दोगे तो उत्तर भारत के जो 9-10 राज्य बोलेंगे हम तो हिंदी स्पीकिंग, हम तमिल को कैसे यूज करें? तो भारत में उसका सॉल्यूशन हमने निकाला। भारत की बात कर रहा हूँ, बेल्जियम श्रीलंका की नहीं कर रहा हूँ, भारत में हमने उसका सॉल्यूशन निकाला कि हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी के साथ साथ हमने ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना डाली? इंग्लिश को 15 साल तक बनाई थी, लेकिन आज भी कंटिन्यू। तो हमने कहा कि भाई तुम इंग्लिश भी सीख सकते हो, इंग्लिश कंपलसरी है नहीं, हिंदी भी कंपलसरी है नहीं, तुम्हें जो आती है, लेकिन हाँ सरकारी कामकाज के लिए 2 लैंग्वेज रहेगी और तुम अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकते हो। नेशनल लेवल पे हिंदी और इंग्लिश में तुम अपने सरकारी कामकाज कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है मामला फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये मान नहीं रहे, ये बोल रहे कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को बना रहे हैं। तो बाकी ग्रुप का क्या? तमिल स्पीकर्स नाराज हो गए। अब नाराज हो गए तो भैया वो तो कप फोड़ देंगे चाय का। अब सोच रहे हो सर क्या चाय पी के आ रहे हो, चाय बन रही है क्या? चाय के कप की बड़ी खतरनाक स्टोरी चल रही है। भैया मैंने सुबह से चाय नहीं पी इसलिए।
सो प्रेफरेंस टू सिन्हालास इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी। अब भाई सिन्हाला को जो है, सिन्हाला स्पीकर्स है, उनको गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस, उनको प्रायोरिटी दे दी। दिक्कत हो रही है, तमिल स्पीकर्स को प्रायोरिटी तुम प्राथमिकता नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम प्राथमिकता दे रहे हो सिन्हाला स्पीकर्स को, तो दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी। आगे हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का जो संविधान बना है, आजाद हो गया भाई। ध्यान रखना, कहानी पूरी समझना, 1948 में देश आजाद हो गया है, और उसके बाद में, आजाद होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1956 में एक एक्ट बनता है, उसमें ये प्रोविजन से प्रावधान है, उससे समझना है। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड स्टेट सपोर्ट फॉर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कौन है? वही सिन्हाला स्पीकर, उनके लिए सपोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर। अब डिस्क्रिमिनेशन एंड एलियनेशन ऑफ तमिल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे भाई तमिल पॉपुलेशन है, उनको डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, भेदभाव हो रहा है उनके साथ। अब भेदभाव हो रहा है तो वो सुनेंगे तो चुप तो रहेंगे नहीं, वो भी 18% है, 18% बहुत होते हैं। तो उन्होंने आंदोलन कर दिया, अलग अपनी पार्टी बना लेते, लिट्टे ग्रुप करके। सो ओके, डिस्क्रिमिनेशन एंड एलियनेशन, तमिल ने उनको अलग कर दिया कि भाई तुम्हें हम पावर ज्यादा नहीं देते। ओके, तमिल्स डिमांडेड इक्वलिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी, उन्होंने कहा कि हमें भी हमारी सत्ता दो, सत्ता मतलब हमारी शासन व्यवस्था दो, कि हम भी हमारे राज्यों में, हमारे एरिया में शासन कर सके, और आप हमें इक्वलिटी दो। इक्वलिटी मतलब समानता, कि भाई हम भी इक्वल हो, हम भी बराबर के साथ में, नहीं तो तुम हमें चाय के कप में, तुम हाथ में चाय दे रहे हो और तुम कप में चाय पी रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हमारा हाथ नहीं जलेगा। हाँ जलेगा। सो तमिल्स ने डिमांड करा इक्वलिटी और रीजनल ऑटोनॉमी। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट रिजेक्टेड देयर डिमांड्स, लेकिन गवर्नमेंट में कौन बैठे हुए हैं भाई? सत्ताधारी कौन है? गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं 74% सिन्हाला स्पीकर, जो कि बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करने वाले हैं, और उन्होंने सत्ता में बैठे हुए होने की वजह से उन्हीं के हिसाब से पॉलिसीज बनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उन्होंने भैंस को अच्छे से हाँक दिया और भैंस को उन्होंने ले गए वो बिल्कुल अपने खेतों पे, तो दिक्कत हो गई। गवर्नमेंट रिजेक्टेड देयर डिमांड्स, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम तुम्हारी डिमांड्स को नहीं मानते हैं, हम मेजोरिटी में है, 74% है। इसकी वजह से लिट्टे ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। लिट्टे ग्रुप का LTTE का फुल फॉर्म याद रखिए बच्चों, ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। LTT, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, EELM, एलम का मतलब होता है स्टेट, एलम एंड डिमांड, इन्होंने डिमांड करी तमिल एलम की सेपरेट स्टेट, तमिल्स के लिए एक अलग ही स्टेट। अलग स्टेट मतलब यहाँ पे अलग देश की बात करें, अलग राज्य की बात करें, कि हमारा 18% लोगों का अलग ही राज्य, और हम हमारे ढंग से, हमारे हिसाब से शासन व्यवस्था करें, हम हमारे हिसाब से चाय पानी बनाएं। तो तुम्हारे हिसाब से चाय पानी बनाओ, 74% हो, 74% सिन्हाला स्पीकर तुम्हारे हिसाब से काम करो, हम 18% हमारे हिसाब से काम करेंगे। लेकिन मामला जचता नहीं है, मामला जमता नहीं है, इसकी वजह से हो जाता है वहां पे लफड़ा, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, और लोगों के बीच में हो जाता है आपस में विवाद, कॉन्फ्लिक्ट। तो इसने रिजल्ट हुआ 1980 के दौरान, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है 2009 तक चलता है। 2009, और अभी भी नहीं मान रहे थे, अभी भी हमने देखा 2024-25 में भी लफड़े हो रहे हैं, मतलब चलते जा रहे हैं। हर देश की कहानी यही है लगभग। थाउजेंड्स किल्ड, हजारों की संख्या में मारे गए। रेफ्यूजीज, लोग आसपास पड़ोसी राज्यों में आ रहे हैं, कोई तमिलनाडु में आ रहा है, कोई दूसरे देशों में भाग के जा रहे हैं, ऐसा होता है। रेफ्यूजीज मतलब होते हैं वो व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। इकोनॉमिक लॉसेस तो होता ही है, इकोनॉमिक लॉसेस नहीं होगा तो फिर वो युद्ध ही किस बात का युद्ध। चलिए आगे बात करते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयर की जरूरत क्यों होती है? इसलिए होती है कि अगर पावर एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो दिक्कत ये होगी कि वो व्यक्ति तुम्हारे कानून कायदे बनाएगा, लेकिन वो उसके ढंग से बनाएगा, और तुम्हारे ऊपर वो कानून कायदे लागू हो गए तो तुम्हें होगी उससे दिक्कत, क्योंकि तुम उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए पावर शेयरिंग डिमांडेबल है, डिजायरेबल है, कि हम हमारे हिसाब से काम कर सके और हम सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कस कर सके। तो इसके दो रीजन है, एक है पॉलिटिकल रीजन, एक है मॉरल रीजन। ओके, पॉलिटिकल रीजन को समझते हैं। पहले तो प्रैक्टिस बेनिफिट है, यानी कि प्रैक्टिकल बेनिफिट है, कि वही जो बात मैं कर रहा हूं कि अगर पावर अलग अलग लोगों के हाथों में रहेगी तो कानून अच्छे से बने। प्रैक्टिकल रीजन है। चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है सोशल ग्रुप्स, जैसा वही हुआ अभी हम देखे सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच में जो विवाद हो रहा है, तो वो विवाद ना हो, तो हमने क्या देखा कि भाई ये रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, जो चांसेस होते हैं, जो अवसर होते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसको कम करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक स्थिरता, यानी कि सरकार बनी रहे,
हमने देखा नेपाल में ओपी कोहली को इस्तीफा देकर के भागना पड़ा और नचा नचा करके जनता वहां पे दौड़ा रही है। क्यों दौड़ा रही है? करप्शन वगैरह बहुत सारी चीजें हो रही है इस वजह से। तो स्टेबिलिटी बनी रहे, सरकार टिकी रहे, संविधान ठीक से चलता रहे, शासन व्यवस्था, रूल्स रेगुलेशन, ट्रेडिशन, जो भी चीजें ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए हमें जरूरी है क्या? पावर शेयरिंग। यूनिटी इन द लॉन्ग रन, भाई देश एक बना रहे, एकता बनी रहे। जैसे हमने देखा बेल्जियम में यूनाइटेड हो गए, श्रीलंका में नहीं हुए, तो गड़बड़ मामले में दो अलग अलग। आगे अवॉइड टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी टायरेनी का मतलब होता है एक निरंकुश शासक, यानी कि मेजोरिटी का भी हमने देखा। तो उन्होंने जब संविधान बनाया, किन्होंने? सिन्हाला ने, अभी श्रीलंका में 1956 में एक्ट में, तो उन्होंने जो कानून है वो अपने ढंग से अपने आप को पावर देने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए बना दिया। तो टायरेनी ना है, टायरेनी का मतलब निरंकुशता ना है कि वो अपने ही मनमाने ढंग से काम करे और वो यही बोले कि अपून जी भगवान है, तो वो वाला मामला नहीं होना चाहिए। इसको अवॉइड करता है, इसको रिजेक्ट करने का, इसको दूर करने का काम करता है कौन? पावर शेयरिंग। तो इस वजह से पावर शेयरिंग जो है हम प्रूडेंशियल रीजंस में हमने देखा। आगे बात करते हैं मॉरल रीजंस की। मॉरल रीजंस में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। नेल्सन मंडेला जो है ये डेफिनेशन देते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट एक ऐसी संस्था है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोग ही चुनते हो, लोगों के लिए ही चुनी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आगे हम बात करते हैं पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। यही बात होती है डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि चाय बनाने के लिए दूध, शक्कर जरूरी है, चाय पत्ती तो जरूरी है, वैसा का वैसा पानी तो जरूरी है भैया, वैसा का वैसा एसेंस कह सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग नहीं, नो डेमोक्रेसी, नो पावर शेयरिंग, नो डेमोक्रेसी। आसान शब्दों में समझे, नो पावर शेयरिंग, नो डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जनता के बीच में पावर को बांटना जरूरी है। पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी कि जो नीतियां बनाई जाएगी और पॉलिसीज बनाई जाएगी उसमें, भाई पॉलिसीज तुम्हारे लिए बनाई जा रही हो, तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो पॉलिसी वो उनके हिसाब से बना लेंगे। अब तुम्हारी प्रॉब्लम्स का तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम अच्छे से कर सकते हो। तो इसलिए पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये लेजिटिमेसी गवर्नमेंट को वैधानिकता, कानूनी अधिकार देती है कि भाई कानूनी रूप से सरकार चल सके, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। एनकरेज करता है सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेशन जनता का और ओनरशिप, जनता को ये फील होता है कि हाँ हम भी देश के नागरिक हैं और हमें भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और हम इस देश से अलग नहीं है। तो जनता के अंदर ये हीन भावना, ये छोटी भावना या फिर ऐसी गलत भावना ना आए, उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस ना आए कि हम हमारे देश के नागरिक होते हुए भी हमें समानता के साथ में, हमें न्याय के साथ में रखा नहीं जा रहा है, इसलिए जरूरी है। आगे हम बात करते हैं पावर शेयरिंग के अलग अलग प्रकार है। दो प्रकार हम मेनली देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में हम क्या देखते हैं भाई, पावर शेयरिंग के दो प्रकार है। तो एक है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के भाई डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? कमेंट करके बताइए साथियों जल्दी से, जिसको पता हो। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, जिसको पता है कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला है जो कानून बनाती है, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका, विधान बनाने का काम जिसका होता है विधायिका। टू मेक लॉज, जो कानून बनाने का काम करती है। दूसरी जो हमारी संस्था होती है उस संस्था का नाम है एग्जीक्यूटिव। जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है क्रियान्वित करना। इसे कार्यपालिका बोला गया है। कार्यपालिका जो काम करती है
ये क्या करती है, लागू करती है, टू इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय जो कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए उनको इंप्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। तीसरा होता है जुडिशरी। भाई लड़ाई भी होती होगी इनके बीच में, लफड़े भी होते होंगे, तो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है, जुडिशरी जो है, उसका काम क्या है, उसका काम है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम किसका है। तीन ऑर्गन है, पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हमने देखे, ईच और प्रत्येक का काम क्या होता है, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि कोई व्यक्ति ज्यादा अपने मनमाने ढंग से तो काम नहीं कर रहा है, उसको चेक करने का काम करते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ये अलग अलग ढंग से होता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं साथियों। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, इसमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। अभी हमने देखे थे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अभी हम देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स होते हैं, कमेंट करके बताइए, जिसको पता है, जिसने पढ़ रखा है वो बताए जल्दी से। तो गवर्नमेंट के तीन फॉर्म्स हम बेसिकली देखते हैं, एक तो होती है सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार होती है, केंद्र इस पे, एक होता है स्टेट लेवल पे राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के साथ में हमने देखा लोकल गवर्नमेंट भी होती है, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार होती है। स्थानीय सरकार में हम भारत की बात करें तो भारत में हमने इसके दो रूप देखे, एक है पंचायत, दूसरा हमने देखा म्यूनिसिपैलिटीज। तो एक है सेंट्रल लेवल पे हम बात करते हैं, स्टेट लेवल पे बात करते हैं, और एक लोकल लेवल पे हम बात करते हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, और इस तरह के पावर डिवीजन को हमने बोला वर्टिकल पावर शेयरिंग। आगे हम बात करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग में, ओके, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, लोकल। एग्जाम्पल्स इंडिया का फेडरल सिस्टम है जिसमें हमने पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज को डिवाइड कर दिया। साथियों, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में और है तीसरा सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग। सोशल ग्रुप में अलग अलग जो, जैसे हमने देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट है, उसको हमने पावर दे दी। उसके अलावा SC, STs, OBCs, इनको भी हमने पावर शेयरिंग कर दी। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स है SC, STs, वीमेन को जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। पॉलिटिकल पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, चलो इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग कैसे होती है। सोशल ग्रुप्स में हमने पावर, पहले तो हम बात करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट को, हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट को हमने पावर दे दी। आगे हम बात करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ में, जैसे भारत में, हम भारत के केस में देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट को हमने पावर दे दी, शेड्यूल्ड कास्ट। पावर का मतलब क्या हुआ कि इनको हमने रिजर्वेशन दिया, हमने का मतलब है भारतीय संविधान में,
क्यों दिया, इसके पीछे अलग कहानी है, वो कभी हम समझेंगे। उसके बाद में एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब, रिजर्वेशन पॉलिसीज इनके लिए भी है। उसके बाद में ओबीसीज, अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, इनके लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी है। उसके बाद में वीमेन को हमने अलग अलग जगहों पे, खास तौर पे लोकल बॉडीज में, जैसे पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज में हमने इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया। हाँ, हमने का मतलब है संविधान की बात करो। हम वर्तमान स्थिति में देखते ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिलता है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अच्छा, क्या और भी पॉलिसीज है हम देख तो वही कम्युनिटी गवर्नमेंट, हम भारत की बात करते हैं, एससी एसटीज की हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एसटीज हो गया, ओबीसीज हो गया, विमेन को, ईडब्ल्यूएस को। तो ये हम सोशल ग्रुप्स के बीच में अलग अलग ढंग से पावर को डिवाइड कर देते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या नोट्स बना सकते हैं। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल ग्रुप्स में पावर कैसे हमने शेयर करी। तो भाई पॉलिटिकल हम देखते हैं, जो भी जैसे कि हम देखते हैं पार्लियामेंट की बात हो गई, ठीक है, स्टेट हो गई, ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इनमें कौन लोग रहते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस, यहाँ पे भी वही रहते हैं। अब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। अब ध्यान रखना है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो कई हिस्सों में बटी हुई होती है। जैसे कहीं एक तो सेंट्रलाइज्ड होती है, कहीं पे हमें गवर्नमेंट मिलती है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन क्या होता है, कोलिशन में कोलिशन को समझते हैं अच्छे से। कोलिशन गवर्नमेंट में पावर आर शेयर्ड बाय मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ आसान शब्दों में कहें तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आकर के सरकार बनाती है, इस तरह की गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये पावर शेयरिंग पॉलिटिकल ग्रुप में ऐसे हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ की टर्म्स है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एथनिक क्या है, एथनिक मतलब रिलेटेड टू कल्चर, एक सोशल डिवीजन होता है शेयर्ड कल्चर के बेस पे या डिसेंट के बेस में, जिसमें हम हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज वगैरह को ध्यान में रखते हैं, तो उससे हम बोलते हैं एथनिक। ये की टर्म आ जाती है एग्जाम में। दूसरा मेजोरिटेरियनिज्म, रूल बाय मेजोरिटी, बहुत सारे लोगों, और डिसरिगार्डिंग, इसमें माइनॉरिटी राइट्स को हम नकार देते थे। थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, और जैसे श्रीलंका में ये जो मामला हुआ था मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से, तो मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से श्रीलंका में सिविल कॉन्फ्लिक्ट हुई। सिविल वार वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी कंट्री के बीच में, लोगों के बीच में आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। अमेरिका में हमने देखा, श्रीलंका में हमने देखा। प्रूडेंशियल होता है जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस ऑफ गेन्स एंड लॉसेस के बेस पे होता है। ये कुछ की टर्म्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए।
आपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। अगर आपको फायदा मिला है तो आप आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, आपको फायदा मिल सके। ये चैप्टर 1 था। इसके बाद में हम जो चैप्टर 2 है फेडरलिज्म के ऊपर, जल्द ही वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।